किसी ने लिखा है कि ओशो यानी आचार्य रजनीश के बारे में अपने विचार रखिए। देखिए, ओशो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में 1, 2, 10, 20 या 100 वीडियो में भी कहा नहीं जा सकता। या मैं यूं कहूं कि आज के समय में ओशो जैसा व्यक्तित्व उस लेवल की कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं। वे एक असाधारण व्यक्ति थे जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। हम बहुत से फिलोसोफर के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने अपने जीवन में गहरा अध्ययन किया होगा, परंतु ओशो, इनके पास ज्ञान का सागर था। कहते हैं कि ओशो मनमौजी इंसान थे। कुछ लोग उन्हें सनकी भी कहते थे। जब वो कॉलेज में प्रोफेसर थे तो कॉलेज से छूटने के बाद उन्हें घर जाना होता था, परंतु वो कई बार घर पहुंचते ही नहीं थे। घर वाले परेशान होते थे और कॉलेज में पता करते थे कि रजनीश कहाँ है, अभी तक घर नहीं पहुंचे। वहां से पता लगता था कि उन्हें निकले हुए तो काफी समय हो गया है। तब उन्हें ढूंढा जाता था और वो कहीं भी रास्ते में बैठे मिलते थे। या तो वो कुछ लिख रहे होते थे या कुछ पढ़ रहे होते थे। मतलब उनके दिमाग में कुछ भी चीज आ गई तो वो उन्हें करनी ही है। धीरे धीरे उन्होंने इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया, इतनी किताबें पढ़ डाली कि जितनी कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने पूरे जीवन में पढ़ ही नहीं सकता। उनकी मेमोरी जबरदस्त थी। वह कोई भी किताब पढ़ते थे तो उसे हमेशा के लिए याद रखते थे। उनके विचार लोगों को प्रभावित करते थे। जो उन्हें सुनता था मानो उनकी ओर खींचा चला जाता था, एक प्रकार से सम्मोहित होने लगता था। फिर उनके चाहने वालों ने उनसे इच्छा रखी कि आपका ज्ञान सीमित नहीं रहना चाहिए। आप अगर इसी तरह से प्रोफेसर के पद पर रहेंगे तो दुनिया के बहुत से लोग आपके इस अनमोल ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। आपको अपने प्रवचन, अपने विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने चाहिए। अगर आपके विचारों से लोगों का, समाज का फायदा होता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर ओशो ने पब्लिकली प्रवचन देना शुरू किए और देखते ही देखते वे अधिक से अधिक प्रचलित होने लगे। बड़ी बड़ी हस्तियां उनसे मिलने के लिए तरसती थीं। उनके शिष्य बनने लगे। बात यहीं नहीं रुकी, ये क्रांति बहुत दूर तक जानी थी। इनके विदेशी शिष्य बनने लगे और यहां भारत में इनसे मिलने आने लगे। धीरे धीरे विदेशी फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी और इनके विदेशी शिष्यों ने इन्हें अमेरिका आमंत्रित किया। इनसे कहा कि आपकी जरूरत अमेरिका को अधिक है, आपको वहां लोगों की मदद करनी चाहिए। ओशो इस बात जानते थे कि सच में उनकी जरूरत अमेरिका को है, क्योंकि अमेरिका एक संपन्न देश है। परंतु ओशो के विदेशी शिष्यों ने अमेरिका की कुछ सच्चाई बताई, जैसे वहां के लोग पूरी तरह से संपन्न हैं, लोगों के पास धन दौलत और हर एक प्रकार की सुविधा है। उन्होंने भारी तौर पर सब कुछ हासिल कर लिया है, अब हासिल करने को कुछ नहीं बचता। अमेरिका के लोग बाहरी रूप से पूरी तरह से संपन्न तो हैं, पर उनकी मनोदशा ठीक नहीं है। वहां के लगभग सभी लोग सोने के लिए नींद की दवाइयों का सहारा लेते हैं। बिना नींद की दवाई के वो सो भी नहीं सकते। तो मतलब जब कोई समाज पूरी तरह से भौतिकवादी होता है और बाहरी रूप से इस कदर सक्सेस हो जाता है, सफलता की बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छू लेता है, बाहर जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ हासिल कर लिया, तो ये समाज भीतर से खोखला होने लगता है। मतलब मनुष्य का सीधा सा मनोविज्ञान है, अगर आप भौतिक तौर पर यानी बाहरी तौर पर खुद को भरोगे और आप जितना ज्यादा भरते चले जाओगे उतना ही ज्यादा आप अपने भीतर से खाली होते चले जाओगे, बेचैनी बढ़ती चली जाएगी। मतलब जैसे जैसे आपको इस भौतिक जगत में सब कुछ हासिल होने लगेगा, धन दौलत पद प्रतिष्ठा, बड़ी से बड़ी सफलता, जब सब कुछ मिलने लगता है तो आप अपनी आत्मा को खोने लगते हैं, जिसके कारण आपके अंदर भीतरी अशांति फैलने लगती है। अब इस अशांति को भारी रूप से भरने का कोई तरीका नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। अरे भाई, आपके पास में लग्जीरियस घर है, महंगी गाड़ियां हैं, अच्छी नौकरी है, रुपये पैसों की कोई कमी नहीं है, परंतु बिना दवाई के नींद नहीं आती। सब कुछ है, फिर भी पता नहीं क्यों अंदर से एक बेचैनी है, एक खालीपन है। आपको वो खालीपन ही नहीं पता लगता। बेचैनी इस कदर होती है कि कभी कभी खुद को खत्म करने का मन करता है, जबकि आपको जो चाहिए था वो सब कुछ आपके पास में है। ये होता है अपनी आत्मा को खोना, अपने स्वयं को खोना। मतलब आप जितना बाहर दौड़ोगे उतना ही स्वयं को खोते रहोगे, और अगर दौड़ भीतर शुरू कर दी तो आपको अपना स्वयं मिलने लगेगा। फिर आपके लिए बाहरी सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं है,
असली सुख तो संतुष्टि है, जिसे भौतिक रूप से पाया नहीं जा सकता। तो फिर क्या था, ओशो अमेरिका चले गए। अमेरिका में उनके शिष्य इतने ज्यादा बढ़ गए, उन्हें इतना ज्यादा प्रेम करने लगे कि वहां एक अलग ही प्रकार की क्रांति आ गई। उनके शिष्यों ने उनके नाम से एक पूरे नए शहर को डेवलप कर दिया, जिसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया, श्री रजनीशपुरम। ओशो अमेरिका में इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस गाड़ियां थीं, और एक रोल्स रॉयस की कीमत आप जानते ही होंगे। तो अमेरिका में ओशो की पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि वहां की सरकार को भी चिंता हो गई। एक प्रकार से ओशो क्रांति आ गई थी। भारत से गया एक व्यक्ति रजनीश, इस व्यक्ति ने अमेरिका के राष्ट्रपति की नींद उड़ा दी। और फिर क्या होना था, वहां की सरकार ने ओशो के खिलाफ झूठी साजिश रची, उनके ऊपर झूठे केस बनाए ताकि किसी भी तरह से इस व्यक्ति को यहां से भगाया जाए। और अमेरिका की सरकार की नींद इसलिए उड़ गई थी क्योंकि वहां की क्रिश्चियनिटी खतरे में आ गई थी। लोग जीसस को छोड़कर ओशो की तरफ भागने लगे थे। उन्हें जीता जागता भगवान मिल गया था, और अमेरिका में उनके शिष्य उन्हें भगवान ही कहते थे। अमेरिकी सरकार को टैक्स के रूप में बहुत मोटा हिस्सा क्रिश्चियनिटी से मिलता था, लेकिन लोगों की भीड़ अब चर्च में कम दिखाई देती थी क्योंकि सारी भीड़ ओशो की तरफ डाइवर्ट हो गई थी। चर्च खाली रहने लगे थे। धीरे धीरे वहां पर एक नया धर्म जन्म लेने लगा था, और वो धर्म था ओशो। अमेरिका को अपना भविष्य साफ साफ दिखाई देने लगा था। उसे पता लग गया था कि ये एक इंसान ओशो पूरे अमेरिका को बदल सकता है, और अगर ये ज्यादा दिन यहां पर रुका तो अमेरिका का स्वयं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिकी सरकार ने ओशो पर झूठे केस लगाकर उन्हें अमेरिका से बाहर कर दिया, और अमेरिका के साथ साथ कई कंट्रीज में बैन लगा दिया गया। फिर वो पुणे आए, और हाँ, ये भी कहा जाता है कि अमेरिका के द्वारा ओशो को इंजेक्शन के माध्यम से धीमा जहर दिया गया था। लेकिन ये व्यक्ति रुकने वाला नहीं था। ओशो अपना काम कर चुके थे, क्योंकि ओशो आज भी अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से आज भी जीवित हैं। और उनके जाने के बाद भी क्रांति घट नहीं रही है। आज भी उनके चाहने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, लाओ त्से, सिगमंड फ्राइड, रामकृष्ण परमहंस, विज्ञान भैरव तंत्र, न जाने और ऐसे कितने विषयों पर उन्होंने जो व्याख्या की है, जिस तरीके से उन्होंने समझाया है, शायद ही अब तक किसी ने समझाया होगा। भगवान बुद्ध, महावीर, मीरा, नानक, इनके बारे में भी उन्होंने खूब अच्छी व्याख्या की। अब सोचो, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन काल में इतना सारा ज्ञान इकट्ठा किया और लोगों को जागरूक किया, क्या यह सब कुछ किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात है? ऑफ कोर्स नहीं। ओशो अपने आप में ही एक लाइब्रेरी थे। आज अगर उनके सभी प्रवचनों की किताबों को इकट्ठा किया जाए तो एक पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी।